इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 है न्यायपालिका, जिसका पहला प्रश्न है, बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, बच्चों के पिता ने दोनों बच्चों को डांटा होगा कि तुम दोनों ही बदमाशी किए हो। उन्होंने यह भी कहा होगा कि आगे से आपस के झगड़े में किताब कॉपी मत फाड़ना, नहीं तो दोनों को खूब मार पड़ेगी। 2 नंबर प्रश्न है, आपकी समझ में कौन सही है, गीता या उसके भाई? आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, गीता के भाई गलत थे। पिता की संपत्ति में सभी संतान का बराबर का हिस्सा होता है, अतः गीता को भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था। अतः गीता सही थी, उसकी माँ सही थी, उसे भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था। यदि उसके भाई उसे स्वेच्छा से कुछ कम राशि भी दे देते तो वह खुशी से वही स्वीकार कर संतोष कर लेती, पर भाइयों ने उसे कुछ भी रकम नहीं दिया तो अदालत ने उसे बराबर का भागीदार बना अच्छी बल्कि भाइयों के समान राशि ही दिलवा दी। अतः मेरी समझ में गीता के भाई गलत थे और गीता सही थी। 3 नंबर प्रश्न है, क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत है? तो इसका उत्तर होगा, नहीं, ग्राम कचहरी के लोगों की मानसिकता गलत थी। अदालत ने उनके फैसले को खारिज कर उन्हें एहसास करा दिया होगा कि वे गलत हैं। वे पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो नए संविधान और नए कानून की रोशनी से नितांत दूर हैं। मैं भी ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत नहीं हूँ। 4 नंबर प्रश्न है, अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, अदालत ने गीता के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत का फैसला था कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटे हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं। अतः गीता के भाइयों को अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 भागों में करना होगा। गीता को अदालत के फैसले से 3 लाख रुपए मिल गए। उसके 3 भाई और वह चारों के बीच पिता की जमीन को बेचकर भाइयों ने जो 12 लाख रुपए आपस में बांट लिए थे, उन्हें उसमें से 3 लाख रुपए गीता को देना पड़ा। अदालत ने गीता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसके हक में फैसला सुनाया, जो कि हमारे संविधान में उल्लेखित कानून के तहत आता है। 5 नंबर प्रश्न है, इस कहानी को पढ़ने के बाद न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है? इस पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि न्याय लोगों के अधिकार व उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए निर्मित किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय होता है तो वह न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का द्वार खटखटा सकता है, वहाँ उसे न्याय अवश्य मिलेगा। 7 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल ही स्वतंत्र रखा गया। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। 8 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस किस तरह की बाधाएं आती है? तो इसका उत्तर होगा, कई बार यह देखने में आता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसों और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की की लालच में फंसकर गलत फैसले देते हैं। इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में इस प्रकार की घटनाएं बड़ी बाधाएं हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जबकि न्यायाधीश ईमानदार हो। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला देगा तभी एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए ताकि वह लंबे समय तक अपना केस लड़ सके। 2 नंबर प्रश्न है, हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है?
तो इसका उत्तर होगा कई बार लोगों का आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाता है जो आपस में सुलझाना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि स्थानीय पंचायत में भी विवाद नहीं सुलझ पाते हैं, तब फिर उस विवाद के निपटारे के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। न्यायपालिका में संबंधित विवाद पर पक्ष विपक्ष में वकील बहस करते हैं। उन्हीं बहस को सुनकर हमारे संविधान में लिखित कानूनों के आलोकों में न्यायाधीश न्याय करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिका और कार्यपालिका से सर्वथा स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ तक कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई भी ताकतवर व्यक्ति न्यायाधीशों पर अपने पद या रुतबा का ध्वंस नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के जुर्म दंड का भागी बन जा सकता है। 5 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्यवाही की भी ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। गरीब इंसान के लिए यह सब कर पाना, समझ पाना और लंबी अवधि तक चलने वाले मुकदमे के लिए आवश्यक धनराशि का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम में समय काफ़ी लगता है क्योंकि यह ध्यान रखना होता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ अन्याय न हो। इस वजह से कई केस सालों सालों खींचते जाते हैं। लोगों के लिए अपना काम धंधे छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी का जाना मुश्किल होता है। वैसे तो ये समस्या सभी वर्ग के लोगों के लिए होता है और गरीब लोगों के लिए तो ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है। न्याय की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सभी तरह के न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था करना और जनहित याचिकाएं ये उपाय किए जाने जरूरी है। 6 नंबर प्रश्न है, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? तो इसका उत्तर होगा अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। एक तो पैसे वालों का बोलबाला हो जाएगा, दूसरे दबंगों की चलती हो जाएगी, फिर तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू हो जाएगी। गरीब आदमी यदि अस्वतंत्र न्यायपालिका में जाएगा तो वहाँ न्यायाधीश बिका हुआ तैयार मिलेगा जो पैसों वाले के पक्ष में ही फैसला करेगा। फिर तो समाज के अंधेर गर्दी मच जाएगी, पूंजी तंत्र और गुंडावाद हावी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।